अब हम आ जाते हैं ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस का मतलब है हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी ऐसी कॉज करिए, एक कोई लेसरेशन हो गई, केमिकल इन्फेक्शंस, ईसोफेजाइटिस होगा। फिर आगे रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस को देखेंगे हम। इसके बाद ईओसिनोफिलिक को, फिर ईसोफेजियल वायरसेस क्या होती हैं, और फिर पैरेट्स ईसोफेगस वगैरह। तो सबसे पहले ईसोफेजाइटिस में लेसरेशन किस वजह से अच्छा, इनको कहते क्या हैं कि मैलोरी वेस्ट टीयर्स कहते हैं। ये होती हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो है हमारे पास लेसरेशंस डेवलप हो जाती हैं। सेकेंडरी टू इमेसिस वॉमिटिंग जो है, अगर जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वाला पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये टीयर्स डेवलप हो जाएंगी, लेसरेशंस डेवलप हो जाएंगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एंटीपेरिस्टाल्टिक वेव्स दी जाती हैं। हमारी जो बॉडी का कंपल्सरी मैकेनिज्म है कि एंटीपेरिस्टाल्टिक वेव्स दें हम और मस्कुलेचर को रिलैक्स कर लें। लेकिन कभी कभी होगा कि हमारे पास जो कंपल्सरी मैकेनिज्म है उसको ओवरवेलम कर जाएगी, ये डिजीज़ जो है ओवरवेलम करेगी। तो क्या होगा कि हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ऊपर आने लगेगा और ईसोफेजाइटिस कॉज करेगा, क्योंकि वो एसिडिक सिक्रीशन है और हमारे ईसोफेगस जो है वो एसिडिक सिक्रीशन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें हमारे पास हेमाटोमेसिस होता है। अच्छा, जितने भी हम ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशन वगैरह देखेंगे, जो पूरा चार्ट है इसमें हम सब डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली। इनमें सबसे हेमाटोमेसिस हमें मिल रहा होगा। अच्छा, ये जो है ये मैलोरी वेस्ट सिंड्रोम है। जबकि अच्छा, इसके मुकाबले में क्या है, अगर परफोरेशन हो जाए, ये टीयर्स हैं तो टीयर्स को हम मैलोरी वेस्ट सिंड्रोम कह रहे हैं। अगर परफोरेशन हो जाती है तो हम उसे बोरहैफ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है ना, बोरहैफ सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होगा, परफोरेशन हो रही है, लेस कॉमन है। लेकिन क्या होगा कि इसके जैसे हमारे पास मीडियनस्टाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन बाहर के एरिया को जो है अगर इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास हो सकता है पेशेंट को जो परफोरेशन की वजह से शॉक हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए। अब केमिकल और इन्फेक्शस ईसोफेजाइटिस को अगर हम देखें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस म्यूकोसा जो है ईसोफेगस की है वो डैमेज हो सकती है। इरिटेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कोई कोरोसिव हो सकते हैं, एसिड अल्कलीज हो गए, हॉट फ्लूइड्स अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, सिम्टम्स जो होते हैं वो ये भी हो सकता है कि सेल्फ लिमिटेड पेन हो, खुद ही ठीक हो जाए, या फिर जो है हमारे पास ओडाइनोफेजिया मतलब पेनफुल स्वेलिंग। ठीक, हैमरेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये हो गया माइल्ड, हो गया मॉडरेट, और हैमरेज और स्ट्रक्चर परफोरेशन हो गई तो ये सीवियर आ गया। ठीक, अब इसके अंदर हो सकता है कि हमारे पास कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ये कॉजेज़ मैंने बताया। उसके बाद हमारे पास 14 कॉज हम दे सकते हैं। पिल इंड्यूस ईसोफेजाइटिस हो सकता है, आयोडोजेनिक ईसोफेजाइटल इंजरी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, लाइक कोई साइटोटॉक्सिक हमारे पास कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गई, कोई डिजीज़ हो गई जैसे ग्राफ वर्सेस होज डिजीज़ होती है वो हो गया, या फिर कोई डी स्क्वामेटिक स्किन डिजीज़ भी इवन की होती हैं, जैसे बुलस पैम्फिगोइड, एपिडर्माइलाइसिस हो गया, बुलोजा हो गया, क्रॉन डिजीज़ हो गई। ये सब चीज़ें जो है वो कॉजेज़ कर सकती हैं ईसोफेजाइटिस। ठीक है, इन सबको कॉजेज़ बन सकती हैं, हमें सब इनके नाम भी याद रखने तो काफ़ी हैं। इसी तरह से अगर हम वायरल उसमें देखें तो हमारे पास हर्पीज़ में कह लो, हर्पीज़ आ गया, साइटोमेगालिस वायरस आ गया, फंगल ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, फंगस में हमारे पास कैंडिडियासिस आ गया। अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी चेक करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर किस तरीके से होगा कि हमें पता है कि वहाँ जहाँ पे इरिटेशन हो रही है वहाँ पे क्या चीज़ आ रही होती है, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर जो है हमारे पास केमिकल्स की वजह से इंजरी हो रही है या डिटर्जेंट वगैरह हो सकता है न्यूट्रोफिल्स ना हो और वहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह प्रेजेंट हो। पिल इंड्यूस अगर है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कहाँ पे हो रही होती है, वहाँ पे ऐसे साइट्स पे कि लाइक जहाँ पे स्ट्रक्चर्स हुए हैं वहीं पे हमारे पास मोस्टली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होगा, ईसोफेजाइटिस डेवलप हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो भी हमारे पास वीक स्पेस है सबसे पहले जाके उसको अटैक करती है कोई भी चीज़। ठीक, अच्छा, सुपरफिशियल नेक्रोसिस मिल सकती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू वगैरह मिल सकता है। अगर हम देखें कि फंगस वगैरह के बाद से जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है कि वो भी इम्यूनोसप्रेस्ड एरिया जो है, जैसे अल्सर डेवलप हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग अल्सर है, वहाँ पे क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया। नॉन पैथोजेनिक ओरल बैक्टीरिया जो है वो हमें मिल रहे होते हैं अल्सर की बेड्स में। अच्छा, अगर हमारे पास कैंडिडियासिस हुआ है और वो बहुत ही एडवांस फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगी, रेश वाइस म्यूकस में एक एड्रेनल मेम्ब्रेन मिल रही होती है जहाँ पे बहुत सारी फंगल हाइफी हमें दिख रही होंगी। अगर हम हर्पीज़ का इन्फेक्शन देखें तो हर्पीज़ का हमें कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि इस तरीके से, ये एक MCQ क्वेश्चन है कि पंच आउट अल्सर किसमें मिलते हैं, हर्पीज़ के इन्फेक्शन में मिलते हैं। साइटोमेगालो वायरस में अगर हम देखें तो हमें शैलो मिलते हैं अल्सरेशंस, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर इंक्लूजन्स दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इंक्लूजन हर्पीज़ में भी होती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ग्राफ वर्सेस हो डिजीज़ है अगर, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हमारे पास स्किन पे डिजीज़ हो रही होगी वैसे ही हमारे पास जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर क्या होगा कि एपोप्टोसिस नज़र आ रही होगी, मस्कुलर एट्रोफी नज़र आ रही होगी, फाइब्रोसिस वगैरह नज़र आ रहा होगा, और
जैसे हमारे पास स्किन पे डिजीज़ डेवलप हुई है वैसे ही जो है मतलब स्किन पे अगर हम हिस्टोलॉजी में देखें तो इसी तरीके की डिजीज़ जो है वो हमारे पास वहाँ पे भी दिख रही होगी ईसोफेजाइटिस में। अब आ जाता है रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस। जो रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस है स्टार्टिफाइटिस वो किस वजह से हो रहा होता है, वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली गट की वजह से होता है। गट जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है। गट क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, वो डेवलप कर रही होती है रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, क्योंकि हमें पता है ईसोफेगस का क्या काम है, मतलब उसके एपिथेलियम जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, प्रोडक्शन दे रही है, ये सब काम उसके।